नमस्कार, आपका स्वागत है नेक्स्ट जेन भारत में। मैं हूं ऋचा जैन कालरा। हम सब जानते हैं कि देश भर में लाखों युवा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में जुटे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक शहर ऐसा भी है जहां ये तैयारी सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि एक पूरी जिंदगी बन चुकी है। सुबह कोचिंग टाइम टेबल से शुरू होती है और रात रिवीजन के साथ खत्म होती है। हम बात कर रहे हैं बिहार की राजधानी पटना की। यहाँ छोटे कमरों में बड़े सपने पलते हैं और हर गली में बस एक ही चर्चा होती है, कब है अगला एग्जाम। सुबह की पहली किरण के साथ पटना जागता नहीं बल्कि दौड़ना शुरू कर देता है। भीड़ से भरी कोचिंग गलियां, हाथों में किताबें, कंधों पर बैग और चेहरों पर एक बड़ा सपना, यही है पटना की नई पहचान। बिहार की राजधानी पटना और इस शहर में खासकर एक चीज बहुत कॉमन देखने को मिलती है। वो है यहाँ के स्टूडेंट्स, आंखों में सपने, उम्मीदें और भविष्य की राह तलाशते ऐसे युवाओं से हम आपको मिलवाने ले चल रहे हैं और उन्हीं से जानेंगे कि भविष्य में वो भारत को कौन सा रूप देने वाले हैं। छोटे छोटे कमरों में चलती क्लासेस, भरी हुई लाइब्रेरियां और देर तक जलती स्टडी लैंप्स, ये सब बताते हैं कि इस शहर में सिर्फ जिंदगी नहीं, सपने गढ़े जाते हैं। पटना के इन्हीं दर्जनों संस्थानों में से एक है ज्ञान बिंदु जीएस अकादमी पटना, जहां हर दिन सैकड़ों छात्र अपनी मंजिल की तैयारी में जुटे रहते हैं। क्लासरूम की हर लाइन, हर नोट, हर टेस्ट बन जाता है सफलता की तरफ बढ़ता एक कदम। 4 बच्चा से शुरू किए और फिर वही 40 कर दिया। और फिर रिजल्ट का जहाँ तक सवाल है, स्टार्टिंग से ही जो है रिजल्ट, मेरा फोकस रहा है रिजल्ट। रोशन आनंद ने सुपर 30 कॉन्सेप्ट पर आधारित एक खास हॉस्टल बनाया है, जहां 30 छात्रों पर वो लगातार नजर रखते हैं, उनसे मिलते हैं, समस्याएं सुनते हैं और आगे की रणनीति तैयार करवाते हैं। ये माहौल छात्रों को कठिन दौर में भी मजबूत बनाता है। हॉस्टल में रहने का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि यहाँ का एनवायरनमेंट। अगर आप बाहर रहते हैं तो आपको इच्छा नहीं है पढ़ने का तो आप नहीं पढ़िएगा। अगर आप हॉस्टल में हैं तो आपको इच्छा रहे या न रहे, आपको पढ़ना पड़ेगा। इसी भीड़ में एक चेहरा है मोनू शर्मा। सीमित संसाधन लेकिन सपने बेहद बड़े। सुबह कोचिंग, दिन में स्वाध्याय और शाम को नोट्स व किताबों की तलाश, यही है मोनू की रोजमर्रा जिंदगी। पुलिस मेरा बचपन से ही सपना है और मेरे पीछे जो मेरे सीनियर भैया हो गए, ये देख रहे हैं, ये लोग सक्सेस हुए हैं तो हम इन्हीं के जैसा बनना चाहते हैं और बनकर ही रहूँगा। चाय की दुकानों पर होने वाली हंसी मजाक और दोस्तों की छोटी छोटी बातें, ये सब थकान को मात दे देती हैं। यहीं से मिलती है नई ऊर्जा। पटना की सड़कों, गंगा घाट, लाइब्रेरियों में बैठकर पढ़ते छात्रों के दृश्य इस संघर्ष की गहराई को दिखाते हैं। कई छात्र घर से दूर किराए के कमरों में रहते हैं। सीमित साधनों में गुजारा करते हुए ये हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, जो इन छात्रों के संघर्ष की गहराई को दिखाते हैं। कमरा छोटा हो सकता है, साधन सीमित हो सकते हैं, पर सपने असीमित हैं। ये हम कह सकते हैं कि लड़की एक जनरेशन को शिक्षित करेंगे, लेकिन लड़कियां 2 जनरेशन को शिक्षित करती है। इसलिए लड़कियों को बेहतर शिक्षा और बेहतर एजुकेशन तो देना जरूरी है। पटना के इन युवा चेहरों की कहानी सिर्फ परीक्षा की तैयारी की नहीं, बल्कि धैर्य, अनुशासन, त्याग और आत्मविश्वास की कहानी है। और उनकी मुस्कान बताती है, सपने जितने भी बड़े हों, हौसला हो तो राहें खुद बनती चली जाती हैं। खेती अब सिर्फ खेत तक सीमित नहीं, ये स्टार्टअप बन चुकी है और हरियाणा की डॉक्टर सोनिया दहिया इसका शानदार उदाहरण है। बायोटेक की पढ़ाई को उन्होंने मशरूम फार्मिंग से जोड़ा। कोविड के वक्त शुरू हुआ उनका सफर आज करोड़ों के टर्नओवर तक पहुंच चुका है। सबसे खास बात यह कि उन्होंने कई महिलाओं को ट्रेनिंग देकर अपने पैरों पर खड़ा किया। चलिए देखते हैं कैसे साइंस और सोच ने खेती का खेल बदल दिया। हरियाणा के सोनीपत में 1 एकड़ में फैला ये फार्म साधारण सा दिखता है, लेकिन अंदर की दुनिया बिल्कुल अलग है। यहाँ खेती अंदाजे से नहीं, पूरी तैयारी और समझ के साथ होती है। इस पूरे आत्मविश्वास के साथ संभाल रही हैं डॉक्टर सोनिया दहिया, जिन्हें कहा जाता है
मशरूम क्वीन, पेशे से बायोटेक प्रोफेसर, माइंडसेट पूरा स्टार्टअप वाला। उन्होंने अपनी पढ़ाई और अनुभव को जमीन पर उतारा। मेहनत और समझदारी से इस जगह को आधुनिक मशरूम फार्म में बदल दिया। उनका सफर युवाओं को साफ संदेश देता है, पढ़ाई का सही उपयोग करो, सपना बड़ा रखो और मेहनत से पीछे मत हटो। मैंने अपना ये वेंचर कोविड टाइम में स्टार्ट किया था 2020 में, कोरोना टाइम में, जब काफ़ी चीज़ें जिसे कहते हैं कि होल्ड पर आ गई थी, बिल्कुल ठप हो गया था सब कुछ। तब मैंने ये वेंचर स्टार्ट करने का सोचा, जो कि मशरूम फार्मिंग था मेरा वेंचर। और आज इतना अच्छा लग रहा है कि मैं एक मशरूम लेडी ऑफ हरियाणा के नाम से जानी जाती हूँ। यहाँ मशरूम उगाने की प्रक्रिया किसी प्रयोग से कम नहीं। बाहरी खाद पर निर्भर रहने के बजाय यहाँ खुद जैविक खाद तैयार की जाती है। तापमान और नमी को विशेष कमरों में नियंत्रित रखा जाता है। हर बैग पर नजर रहती है। हर फसल एक तय योजना के अनुसार तैयार होती है। लेकिन असली काम तब होता है जब मशरूम सही समय पर काटे जाते हैं। मैम ये क्या प्रोसेस होता है इसका, कैसे कटिंग वगैरह करते हैं? देखिए इसमें क्या होता है कि हम मशरूम को ऐसे लेके एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज हम इसको ऐसे निकाल लेंगे। तो ये निकालने के बाद आप इसको जो लास्ट में हमारी जो इसको बोलते हैं ना स्टॉक, तो ये इसको हम काट के बस इतना और ऐसे पीस में भर भर के रखते हैं। तो आप ऐसे इसको निकाल लेंगी, काटेंगी और ये अभी आप इसको करके देख सकते हैं। ये वाला पीस निकालिए, ये हार्वेस्ट होने लायक है। इसको आप घुमाइए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, हाँ, और इसको यहाँ से नीचे से काटे। और इसी तरीके से हम इसकी ना 200-200 ग्राम की जो ये पन्नेट्स हैं ये हमारी फिल हो जाती हैं। कम से कम इसमें 10 से 12 पीस आते हैं। तो 10 से 12 पीस में हमारा ये 200 ग्राम का जो पन्नेट है ये फिल हो जाता है। ऐसे ऐसे करके पूरी पन्नेट्स हम इसमें भरते हैं। तो आज की जो प्रोडक्शन रहेगी वो सारी इसी में जाएगी। डॉक्टर सोनिया ने ये हुनर सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखा। आज ये फार्म गांव की महिलाओं के लिए सीखने और काम करने की जगह बन चुका है। यहाँ खाद बनाना, मशरूम उगाना, काटना और पैक करना हर काम सिखाया जाता है। कई महिलाएं यहाँ नियमित रूप से काम कर रही हैं और अपनी कमाई कर रही हैं। ये सिर्फ खेती नहीं, आत्मनिर्भरता की राह है। मैम अगर मैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के बारे में बात करूं तो आपके बिजनेस ने टिल डेट आज तक कितने लोगों को रोजगार प्रोवाइड किया है, खासकर महिलाओं को, और ट्रेनिंग कितने लोगों को आपने ट्रेनिंग पहुंचाई है? देखिए एम्प्लॉयमेंट की अगर मैं बात करती हूँ तो मेरे पास ज़्यादातर जो महिलाएं जुड़ी हुई हैं 15 से 20 के करीब मैंने परमानेंट जो है महिलाओं को जोड़ा हुआ है, जो कि सैलरी बेस में मेरे पास आती हैं। और रूटीन में तो 25 से 30 महिलाओं का काम यहाँ रहता ही है, क्योंकि जिस तरीके की हमारी फार्मिंग है, मशरूम की कटाई और हार्वेस्टिंग है, क्योंकि 10 से 12 टन महीने का हो जाता है तो काफ़ी लेबर लगती है उसको काटने में, पैक करने में, बहुत सारे प्रोसेस हैं। तो काफ़ी महिलाओं को रोज़गार मिला हुआ है। और एज ऑफ ट्रेनिंग की अगर हम बात करें तो ट्रेनिंग का तो पता नहीं कितने लोग ट्रेनिंग लेके जा चुके हैं। 1000-500 लोगों को तो हम ऑनलाइन ट्रेनिंग एक बार में ही दे देते हैं। 200-300 लोग तो ट्रेनिंग से जुड़े ही रहते हैं हर वक्त। इन महिलाओं की मुस्कान ही इस बदलाव की पहचान है। जो महिलाएं पहले घर तक सीमित थी, आज वे जिम्मेदारी से काम कर रही हैं, परिवार की आय बढ़ा रही हैं और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रही हैं। मैं 3-4 साल से जुड़ी हुई हूँ और इस यहाँ पे काम करने के लिए बहुत अच्छा लगता है। और क्या नाम है, काफ़ी टाइम से हम जुड़े हुए हैं सभी लेडीज। हमारा कंपोस्ट से लेकर और कटिंग पैकिंग तक हम सब लेडीज ही जुड़ी हुई हैं। घर को भी संभाल के और फार्म को भी संभाल के हमें बहुत अच्छा लगता है। करीब 1.2 करोड़ रुपए सालाना टर्नओवर देने वाले इस फार्म की सफलता में डॉक्टर सोनिया दहिया की मेहनत के साथ सरकारी योजनाओं का भी बड़ा रोल है। हाईटेक सेटअप और एसी चैम्बर्स के लिए कृषि व बागवानी विभाग की सब्सिडी ने रिस्क कम किया और ग्रोथ को स्पीड दी। यही सपोर्ट मिले तो खेती भी बन सकती है करोड़ों का स्मार्ट स्टार्टअप। गवर्नमेंट तो नो डाउट इतना बढ़िया काम कर रही है फार्मर्स के लिए। पिछले 4-5 साल से जब से मैंने ये काम शुरू किया, उससे पहले मुझे फार्मिंग का इतनी नॉलेज नहीं थी। मुझे नहीं पता था गवर्नमेंट का क्या सपोर्ट रहेगा नहीं रहेगा, वो सोच के मैंने ये काम शुरुआत नहीं करी थी। लेकिन अनबिलीवेबल जिसे कहते हैं ना, वो सपोर्ट उनका रहा है। अपनी वैज्ञानिक सोच से डॉक्टर सोनिया दहिया आज प्रदेश की मिसाल हैं। 2023 में राज्यपाल से सम्मानित और 11वें मेगा सब्जी एक्सपो 2025 में नायब सिंह सैनी से कृषि प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त किया। डॉक्टर सोनिया की ये कहानी बताती है, खेती पिछड़ापन नहीं, संभावना है। गांव रुकावट नहीं, बल्कि अवसर है।
क्या गांव का करघा भी ग्लोबल ब्रांड बन सकता है? छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में यही हो रहा है। यहाँ की कोसा रेशम सिर्फ परंपरा नहीं, एक नया बिजनेस मॉडल बन चुकी है। चौथी पीढ़ी के युवा सोशल मीडिया, वेबसाइट और डिजिटल मार्केटिंग के जरिए दुनिया भर से ऑर्डर ले रहे हैं। आइए देखते हैं कैसे पुश्तैनी हुनर अब स्टार्टअप स्टाइल में आगे बढ़ रहा है। खास रिपोर्ट। ये है छत्तीसगढ़ का जांजगीर चांपा, जहां करघों पर हाथ भले ही तजुर्बेकार बुजुर्गों के हो, लेकिन कारोबार की कमान अब युवाओं के हाथ में है। यहाँ परंपरा धागों में है और सोच बिल्कुल स्टार्टअप वाली। चौथी पीढ़ी के इन युवाओं ने बैकएंड से मार्केटिंग तक सब कुछ डिजिटल रफ्तार पर ला दिया है। जो कोसा रेशम कभी सिर्फ पारंपरिक साड़ियों तक सीमित था, आज वही एम्ब्रॉयडरी, हैंड प्रिंट, डिजिटल प्रिंट्स और ट्राइबल आर्ट के साथ दुनिया भर के बाजार में चमक रहा है। जांजगीर चांपा के ये करघे अब सिर्फ कपड़ा नहीं बुनते, ये बुन रहे हैं छत्तीसगढ़ की नई पहचान। मेरे दादाजी से शुरुआत हुई है। मेरे पीढ़ी में मेरे दादाजी मेरे पिताजी को दिए और मेरे पिताजी ने आज हम लोग आधुनिक तरीका से और भी कर रहे हैं। आज सबसे बड़ा शोरूम कोई दुकान नहीं, बल्कि युवाओं का स्मार्टफोन है। चौथी पीढ़ी के ये व्यवसायी सोशल मीडिया और वेबसाइट के जरिए सीधा ग्राहक तक पहुंच रहे हैं। अमेरिका, यूरोप, जापान और ऑस्ट्रेलिया के क्लाइंट्स अब इंस्टाग्राम के जरिए सीधे जांजगीर चांपा के करघों से जुड़ रहे हैं। सोशल मीडिया आजकल सेल पॉइंट का एक बहुत बड़ा माध्यम है और यदि हम उससे अपने आप को वंचित करके रख रहे हैं तो ये हम प्रतियोगिता में पिछड़ते चले जा रहे हैं। तो हमारे जितने भी हमारा अपना खुद का वेबसाइट है तस्रीका के नाम से, रायपुर में हमने 6 साल पहले एक नया शोरूम स्थापित किए जो रिटेल मार्केट में हम लोग वहाँ पर बेचते हैं। इस शानदार ई कॉमर्स स्टार्टअप की सप्लाई चेन की असली बॉस यहाँ की महिलाएं हैं। जांजगीर चांपा में लगभग 1000 हेक्टेयर में कोसा उत्पादन होता है। स्व सहायता समूह SHG की महिलाएं नर्सरी चलाती हैं, पेड़ लगाती हैं और कोकून का उत्पादन करती हैं, जो इस पूरी इंडस्ट्री का सबसे अहम रॉ मटेरियल है। 10 जन के समूह है हमारा स्वावलंबन समूह से, और उसमें हम लोगों का अच्छे से कोसा उत्पादन होता है। ये कोसा उत्पादन जो कृमि पालन का काम है वो 3 फसल होता है और इसमें पहले फसल में हम लोग 2,30,000 कोसा उत्पादन किए, फिर दूसरा में 1 लाख, फिर तीसरा में 3 लाख और इसमें हमें अच्छे से फायदा हुए, अच्छे से आमदनी हुए। प्रकृति से फैशन तक का ये सफर किसी बड़ी लैब से कम नहीं। रेशम विभाग की देखरेख में अंडे से तितली तक हर चरण पर वैज्ञानिक तरीके से काम होता है और जब कोकून से धागा निकलता है तो वो सिर्फ रेशम नहीं होता, बल्कि महीनों की मेहनत, देखभाल और वैज्ञानिक प्रक्रिया का नतीजा होता है, जो प्रकृति और तकनीक के बेहतरीन तालमेल को दिखाता है। साबुत कोसे से अगर हम जो धागा निकाल रहे हैं उसका उपयोग जो साड़ियाँ बनाने के लिए, कुर्ता बनाने के लिए, कुर्ता कपड़ा उसके लिए यूज होता है। और अगर पोली कोसा हो जाता है, जब इससे तितलियां निकल जाती है, जब इससे छेद हो जाता है, पोली हो जाती है, तो उनसे जो हमको जो धागा मिलता है वो मोटे धागा निकलते हैं। उसका यूज़ हम वस्त्र, जैसे साल हो गया, साल बनाने के लिए, जैकेट बनाने के लिए, या घींचा साड़ी जो होता है, मोटी साड़ी थोड़ी रहती है, वो बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। लोकल लेगेसी को ग्लोबल बनाने के इस विजन को प्रशासन का भी पूरा सपोर्ट मिल रहा है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी के जरिए हर साल 300 लोगों को स्किल किया जा रहा है। मकसद साफ है, नई जनरेशन को इंटरनेशनल मार्केट के फैशन और डिमांड के लिए तैयार करना। जो यहाँ पर इंडस्ट्री के रूप में स्थापित हैं, जो उनकी डिमांड क्या है हम चिन्हांकित करेंगे और मैं उनसे ये अपेक्षा करूँगा कि हमारे इंस्टीट्यूट में जो बच्चे आगे चल के तैयार हों उनकी सीमाएं बोलें और साथ में खासकर फैशन डिज़ाइनिंग में जो नेशनल इंटरनेशनल मार्केट में जिस तरह की डिमांड है उस पर फोकस करेंगे तो आगे चल के काम। प्राइवेट इंडस्ट्री यहाँ पे काफ़ी समृद्ध है। जांजगीर चांपा के युवाओं ने साबित कर दिया है कि कामयाबी के लिए महानगरों की ओर भागना जरूरी नहीं। आज ये पहल उस सोच की मजबूत मिसाल बन चुकी है, जहां लोग शहरों की ओर नहीं बल्कि अपने गांव और जड़ों की ओर लौट रहे हैं और वहीं
अपने सपनों को नई उड़ान दे रहे हैं। क्या हो अगर डॉक्टर सर्जरी से पहले ही आपके दिल के अंदर झांक सके और हर छोटी बड़ी बात को पहले से समझ लें। अब हेल्थ केयर में यही हो रहा है। 3D प्रिंटिंग और वर्चुअल रियलिटी की मदद से सर्जरी की प्लानिंग पहले से ज्यादा सटीक हो गई है। और सिर्फ अस्पताल ही नहीं, अब आपकी स्मार्ट वॉच भी आपकी सेहत पर नजर रख रही है। कैसे टेक्नोलॉजी बदल रही है इलाज का तरीका, आइए देखते हैं। 3D स्कैनर की हल्की सी आवाज के बीच स्क्रीन पर एक दिल की साफ तस्वीर उभरती है। ये मेडिकल स्कैन है जो सीधे 3D मॉडल में बदले जा रहे हैं। यानी डॉक्टर सर्जरी से पहले ही मरीज के दिल की बनावट को ठीक से देख और समझ सकते हैं। कहाँ जटिलता है, कहाँ सावधानी चाहिए, सब पहले से साफ। कोची के अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में 2015 से मेडिकल 3D प्रिंटिंग लैब काम कर रही है, जहां स्कैन डेटा को सटीक मॉडल में बदला जाता है। साथ ही एक्सटेंडेड रियलिटी लैब में डॉक्टर VR के जरिए दिल के डिजिटल ट्विन को 3D में देखकर पूरी तैयारी कर लेते हैं। यही है नया हेल्थ केयर अपग्रेड, ज्यादा तैयारी, ज्यादा सटीकता। लेकिन टेक्नोलॉजीज जैसे वर्चुअल रियलिटी 3D प्रिंटिंग में आज का यूथ जो एंटर कर रहा है इंडिया में खास तौर से, उनके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि न्यू टेक्नोलॉजीज डेवलप करें, न्यू एप्लीकेशंस डेवलप करें, जिससे कि VR, AR, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D प्रिंटिंग जैसी कटिंग एज न्यू टेक्नोलॉजीज को हम लोग इफेक्टिवली हेल्थ केयर के लिए यूटिलाइज कर सकें। ये अस्पताल सर्जिकल प्लानिंग को नई दिशा दे रहा है और युवाओं को दिखा रहा है कि हेल्थ केयर सिर्फ पेशा नहीं बल्कि इनोवेशन का मंच है, जहां मेडिसिन और अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का संगम होता है। ये बदलाव ऑपरेशन थिएटर तक सीमित नहीं है। स्मार्ट वॉच, स्मार्ट रिंग और AI पावर्ड बैंड अब नींद, तनाव और हार्ट डेटा का विश्लेषण कर रियल टाइम हेल्थ इंसाइट्स दे रहे हैं। नई पीढ़ी के लिए वेरेबल्स सिर्फ गैजेट नहीं बल्कि अर्ली वार्निंग सिस्टम है, जो डेटा को जागरूकता में बदल रहे हैं। If you do fitness well, you sleep better. If you sleep better, you do fitness better. Nutrition helps everything, and stress, long-term stress, hampers everything, any health goal that you can think of. So Gabit is designed to help people track their health markers, but more importantly, use fitness, nutrition, sleep, and stress to achieve any health goal. जिम, योग, मॉर्निंग वॉक या साइकिलिंग, आज लोग पहले से ज्यादा एक्टिव हैं और इसकी वजह है डेटा की ताकत। स्मार्ट वेरिएबल्स हर कदम, हर धड़कन और हर नींद की घंटी को रिकॉर्ड करते हैं। आप अपना लक्ष्य सेट करते हैं और रोज का डेटा आपको याद दिलाता है कि कितना आगे बढ़ें। ये सिर्फ नंबर नहीं दिखाते, ये आपको प्रेरित करते हैं। In fitness industry specifically, because you can track basically your whole day. Basically, it tracks your whole day. So I would say not even in like gym, but in like your day-to-day activity, it is getting tracked, and you're getting day-to-day plans. You can set goals, and you can also like aim for something, like aim for a goal or something like that. ऑपरेशन थिएटर से लेकर रोजमर्रा की जिंदगी तक भारत की हेल्थ रिवॉल्यूशन अब नई तकनीक के साथ आगे बढ़ रही है। जब टेक्नोलॉजी युवाओं की सोच और सपनों से जुड़ती है, तो फोकस सिर्फ इलाज पर नहीं रहता, लोग पहले से अपनी सेहत का ध्यान रखने लगते हैं। सोचिए, अगर आपको मंदिर के दर्शन के लिए पहले नाव की सवारी करनी पड़े तो आपका दर्शन कितना खास बन जाएगा, है ना? ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच बसा एक छोटा सा द्वीप और उसी पर स्थित ऐसा ही एक प्राचीन मंदिर है उमानंदा। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि आस्था और प्रकृति का अनोखा संगम है। क्या है इस नदी द्वीप की खासियत? चलिए आपको वहीं ले चलते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां हर तरह की खूबसूरती है। पहाड़, समुद्र, रेगिस्तान, ऐतिहासिक किले और प्रकृति के बीच बसे छोटे छोटे सुरमई स्थल। आज मैं आपको ले चलता हूं एक ऐसे ही अनोखे स्थान पे जो दुनिया के सबसे छोटे बसे हुए नदी द्वीपों में से एक है, जिसका नाम है उमानंदा आइलैंड। यहाँ टिकट के लिए लगी लोगों की लंबी लंबी कतारें दर्शाती हैं इस आइलैंड की खूबसूरती और प्रसिद्धता।
उमानंदा आइलैंड जाने के लिए ब्रह्मपुत्र नदी की तट से दूसरी ओर जाना होता है, जिसके लिए फेरी और बोट की आवश्यकता होती है और टिकट लेने की जरूरत होती है। अब हम फेरी से जा रहे हैं उस छोटे से द्वीप की ओर जो इस विशाल ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच बसा है। मेरे बाईं ओर गुवाहाटी का व्यस्त शहर और दाईं ओर ब्रह्मपुत्र की शांत लहरें। हम आ गए हैं उमानंदा आइलैंड, जिसे उसकी आकृति के कारण अंग्रेजों ने उसे पीकॉक आइलैंड का भी नाम दिया है। यहाँ पर सबसे प्रसिद्ध है उमानंदा टेम्पल, जो कि भगवान शिव को समर्पित है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने यहाँ ध्यान किया था, जिसके कारण ये जगह बहुत प्रसिद्ध मानी जाती है। यहाँ लोगों की लंबी कतारें और उनकी आंखें दर्शाती हैं भोलेनाथ और उनकी आराधना के लिए उनकी बढ़ती उत्सुकता। पुराणों के अनुसार भगवान शिव जब यहाँ ध्यान लगा रहे थे, तब कामदेव ने उन्हें भंग करने की कोशिश की और शिव ने अपनी तीसरी आंख से कामदेव को भस्म कर दिया। इसीलिए इसे भस्माचल भी कहा जाता है। इस स्थान का नाम उमानंदा, उमा पार्वती और आनंदा आनंद के नाम से लिया गया, जिसका अर्थ है पार्वती के आनंद के लिए शिव द्वारा निर्मित स्थान। घूमते आसाम के आ जाए हैं। शिवरात्रि के दिन यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी में आकर दर्शन कर रहे हैं। हम लोग का बहुत अच्छा लग रहा है। आपका परिवेश इतना सुंदर, आयोजन इतना शांत, वातावरण बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा रहा, बहुत तारीफ करने लायक है। और यहाँ हर साल आते हैं उमानंदा मंदिर में और काफ़ी अच्छा भी लगता है और यहाँ पे आने के बाद सुकून भी मिलता है कि यहाँ कोई दर्शन कर पाए सही से। तो इसलिए सभी लोग आते हैं और काफ़ी भीड़ भी होता है, इसलिए हम लोग आते हैं, हर साल आते हैं, लाइन में लग करके थोड़ा मेहनत करते हैं और दर्शन कर पाते हैं। उमानंदा टेम्पल की पवित्रता बताने के लिए हमारे साथ बातचीत करी उमानंदा टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी के सचिव किशोर भट्टाचार्य जी ने। असम के जितने मंदिरें हैं तो उसमें से इसको एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है। उमानंदा जो ये टेम्पल है, इसका जो परिसर है, ये अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये वर्ल्ड का सबसे स्मॉलेस्ट इनहेबिटेड रिवर आइलैंड है। ये द्वीप न केवल धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि प्रकृति से भी भरपूर है। ये था मेरा आज का सफर उमानंदा आइलैंड का, विशाल ब्रह्मपुत्र नदी में एक छोटा सा पवित्र द्वीप। आज के शो में फिलहाल इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।